हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और अब लौट आया है आप लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम मैप इन न्यूज़। अब फिर दोबारा हम लोग अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर डिस्कस करेंगे चर्चा में रहे वो महत्वपूर्ण स्थल जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं और ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले अफगानिस्तान की, क्योंकि दरअसल इस हफ्ते अफगानिस्तान अपने भूकंपों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा है और यहाँ एक बड़ी संख्या में जान माल की हानि भी हुई है। तो टाइटल का कहना है 2 more powerful aftershocks hit अफगानिस्तान आफ्टर अर्थक्वेक्स killed 2200। तो देखिए अफगानिस्तान में दरअसल भूकंप आया, भूकंप के साथ ही उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी झेले गए इसके द्वारा और 2200 लोगों की जान चली गई, जो एक बड़ा आंकड़ा है मृत्यु का। आइए समझते हैं, जानते हैं इससे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातों को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वैश्विक मानचित्र पे अफगानिस्तान कहाँ मौजूद है। तो देखिए दरअसल ये दक्षिणी मध्य एशिया का हिस्सा है। तो कई बार हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर मौजूद है देश, तो एशिया के अंदर भी कई बार हम लोग चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। बट याद रखना कि अफगानिस्तान की लोकेशन है दक्षिणी मध्य एशिया। अब दक्षिणी मध्य एशिया को समझने के साथ ही आपको एक बात और देख के पता चल रही होगी कि दरअसल अफगानिस्तान किसी भी जल क्षेत्र के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखिए ये पूरी दुनिया में खास कंडीशन है। कई बार कुछ देश ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी जल क्षेत्र के साथ सीमा साझा कर रहे होते हैं और कुछ देश ऐसे होते हैं जो किसी भी जल क्षेत्र के साथ सीमा साझा नहीं करते। अब जो देश किसी भी जल क्षेत्र के साथ सीमा नहीं साझा करता उस क्षेत्र को हम कहते हैं कि वो लैंडलॉक है या फिर वो स्थलरुद्ध देश है। अफगानिस्तान इसी प्रकार का एक स्थलरुद्ध देश है जो केवल भूमियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि अनेक देशों से जुड़ा हुआ है, किसी भी जल क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, ये कई सारे देशों के साथ सीमा साझा करता है और ये भी पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की सीमा किन किन देशों के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा जुड़ी हुई है ईरान के साथ में। ईरान के अलावा उत्तरी क्षेत्र देखें तो पता चलता है कि 3 देशों के साथ यहाँ पर सीमा साझा हो रही है। एक है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान और तीसरा है ताजिकिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान इसके उत्तर में सीमा साझा करने वाले देश हैं। वहीं दक्षिण में सीमा साझा करने वाला देश पाकिस्तान है और साथ ही पाकिस्तान दक्षिण के अलावा दक्षिण पूर्व और साथ ही पूर्व वाले हिस्से में भी सीमा साझा करता है। इसके अलावा पूर्व में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला देश भारत भी है। हालांकि भारत की बहुत छोटी सी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और वहीं चीन भी इसके साथ सीमा साझा करने वाला देश है जो पूर्व में इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। तो ये इसकी पूरी स्थिति है। पश्चिम में सीमा साझा करने वाले देश, उत्तर में सीमा साझा करने वाले देश, दक्षिण में सीमा साझा करने वाले देश और पूर्व में सीमा साझा करने वाले देश। अब इन सभी देशों की स्थिति को समझ लेने के बाद ये भी जरूरी है कि हमें पता उसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6,52,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और इसकी राजधानी है काबुल। कई बार चीजें पूछ ली जाती है तो आप लोग के पास याद रहना जरूरी है सभी चीजें। अब इसके साथ ही दरअसल जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को एशिया का चौराहा भी कहा जाता है और दरअसल इसको एशिया का चौराहा कहे जाने के पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि ये अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। अब ये किस प्रकार से क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, तो देखिए मध्य पूर्व की बात करें या फिर मध्य एशिया की बात करें तो मध्य पूर्व भी जुड़ा हुआ है, मध्य एशिया भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही एशिया के बाकी से दक्षिणी एशिया और इसके अलावा चाइना का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से वो चौराहा कह देते हैं क्योंकि यहाँ से किसी भी देश की तरफ जाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और इजीली चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। और ये प्राचीन सिल्क रूट का भी हिस्सा रहा है, तो ऐतिहासिक सिल्क मार्ग से जुड़ा होने के कारण इसकी जो स्थिति है वो वैश्विक मानचित्र पे काफ़ी ज़्यादा खास हो जाती है। अब इसके साथ ही ये समझिए कि इस पे कुछ दर्रे भी मौजूद हैं और जो इसके दर्रे हैं वो दर्रे प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं और भारत के इतिहास में भी उन दर्रों को कई बार पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे कि इसके दर्रों में जो एक खास नाम है वो है खैबर पास या खैबर दर्रा। अब खैबर दर्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दरअसल ये एक ऐसा दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। काफ़ी अच्छे से आ जा सकते हैं यहाँ से। तो एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो इन दोनों देशों की स्थिति में और सीमा पर मौजूद है ये दर्रा। इसके अलावा इस दर्रे के साथ ही एक दूसरा भी महत्वपूर्ण दर्रा है अफगानिस्तान पे। वो जो दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा है वो है सेलंग दर्रा। तो सेलंग दर्रे की स्थिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वैसे तो कहीं और भी दर्रे हैं बट जो महत्वपूर्ण है हम लोग उनको ही जानेंगे समझेंगे, क्योंकि ऐसे तो किसी भी देश के भूगोल की चीज़ें बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है बट जो खास है जिन पर हम नज़र डाल सकते हैं वो चीज़ें हम समझते जानते हो बढ़ेंगे। इसके अलावा ये प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी धनी देश है। यहाँ आपको लोहा, तांबा, सोना, लिथियम, तेल और गैस इसके ऐसे ही समृद्ध संसाधन देखने को मिल जाते हैं। अब इसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम लोग समझें इसकी माउंटेन रेंज को। तो अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा माउंटेन रेंज है और जो अपने आप में इसको एक खास विशेषताएं प्रदान करते हैं।
हालांकि अफगानिस्तान में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। पर्वत के अलावा यहाँ पर आपको उच्च भूमि भी देखने को मिल जाएगी, जो इसको मध्य उच्च भूमि कही जाती है। और मध्य उच्च भूमि के अलावा यहाँ आपको मैदान भी देखने को मिलेंगे और साथ ही रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या मौजूद है, धीरे धीरे सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट अफगानिस्तान की खास विशेषता यह है कि अफगानिस्तान एक पहाड़ी क्षेत्र है और ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है। तो पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र होने के साथ इसका मतलब तो यह है कि यहाँ पर हमें पहाड़ अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेंगे। तो जो इस भूमि पर मौजूद सबसे खास और महत्वपूर्ण पहाड़ है वो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। तो हिंदू कुश हम सभी जानते हैं कि जनरली हमें पढ़ने को मिलती ही रहती है अलग अलग जगह पे। तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला इसकी सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। और यहाँ पर मौजूद जो पर्वत है वो अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको कहा जाता है नौशाक। तो नौशाक इसका सबसे ऊंचा पर्वत है और नौशाक पर्वत की ऊंचाई 7485, कहीं कहीं पर 7485 कंसीडर किया जाती है, कहीं 7492 भी कंसीडर की जाती है। कितना में? मीटर में। तो 7485 से तस्वीर पे लिखा हुआ है। वहीं हम लोग जनरली जो ज़्यादातर सोर्सेज में देखते हैं वो होती है 7492 मीटर। तो याद रख सकते हैं। बट सबसे ऊंचा जो यहाँ पर्वत है वो नौशाक पर्वत है। अब ये तो बात हुई यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत की। और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है वो काफ़ी फैली भी हुई, यानी कि इसके उत्तर में हमें देखने को मिलती है और उत्तर से ये काफ़ी अंदर तक दक्षिण पश्चिमी हिस्से को कवर भी करती है। इसके अलावा इसकी एक दूसरी महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखला है वो है पामीर पर्वत श्रृंखला। दरअसल पामीर श्रृंखला जो है ये वाखन कॉरिडोर वाले क्षेत्र में पड़ती है और इसके अलावा ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अफगानिस्तान को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ता है, जैसे कि पर्वतमालाओं से जोड़ता है, जिसमें काराकोरम भी है, हिमालय भी है और तियान शान भी है। तो हिंदू कुश से अगर आगे बढ़ते हैं और पामीर को हम देखते हैं तो पामीर एक कनेक्टर बना हुआ है यहाँ अफगानिस्तान के लिए, काराकोरम, हिमालय और तियान शान के मामले में। तो ये पामीर यहाँ पर एक इसको कहा जाता है कि ये पामीर नॉट भी है। पामीर पर्वत भी कहा जाता है। पामीर पर्वत के साथ साथ इसको पामीर नॉट भी कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ भी रहा है आपस में। और वाखन कॉरिडोर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो वाखन कॉरिडोर भी याद रखिएगा, वाखन कॉरिडोर भी है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वाखान कॉरिडोर वाला जो हिस्सा है वो भी यही है, पामीर पर्वत भी यही है। और समझिए कि हिंदू कुश के मामले में हम देखें तो काराकोरम, हिमालय और तियान शान का कनेक्टर भी यही वाला पॉइंट है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटे पर्वत श्रृंखला या छोटे छोटे पर्वत भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि खूह-ए-बाबा देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पे। इसके साथ ही सैफिद कू भी देखने को मिलता है और वहीं यहाँ पर एक छोटी छोटी पर्वत की स्थिति है यहाँ पर पोरोपेमिसुस की। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग को याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब पूछी जाएं तो याद रखिएगा। बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंदू कुश को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हिंदू कुश को कहा जाता है कि ये अफगानिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। साथ साथ इसको अफगानिस्तान के मामले में देश की रीढ़ भी कहा जाता है। और सबसे ऊंचे जब पर्वत यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इस वजह से तो इसका महत्व और ज़्यादा हो ही जाता है। अब इतनी सारी बातें आप लोग को क्लियर है तो इसी के साथ एक खास बात आप लोग ये भी समझिए कि दरअसल इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा आप लोगों को एक खास डायमेंशन और कवर करना है। और वो खास डायमेंशन जो आपको कवर करना है वो है इसके मैदान और इसका मरुस्थल। तो अफगानिस्तान पे हमें खास तौर पे दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं जो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएंगे। जो ग्रे वाला एरिया है ये इसके दो मरुस्थलों का ही है। तो एक जो इसका सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल उसका नाम है मार्गो डेजर्ट या मार्गो मरुस्थल। अब मार्गो मरुस्थल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है? तो दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा तो कंप्लीट ये डेजर्ट एरिया है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग को जो प्रजातियाँ देखने को मिलती है, जो वनस्पतियाँ देखने को मिलती है वो शुष्क ही वनस्पतियाँ हम लोग को यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसको कहा जाता है मृत क्षेत्र भी, डेड एरिया भी इसको कहा जाता है। तो जब कभी भी हम किसी भी क्षेत्र के साथ में कुछ इस प्रकार की टैगलाइन जोड़ देते हैं तो वो टैग्स जोड़ने के मतलब है कि वो क्षेत्र अपने आप में कहीं ना कहीं खास बने हुए हैं। तो ये मार्गो डेजर्ट वाला हिस्सा इसको मृत क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है खास डेजर्ट। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कनेक्टेड भी हैं, इनको दोनों को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही आपको एक हिस्सा उत्तर में भी देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम है मज़ार ए शरीफ। अब ये मज़ार ए शरीफ है क्या? तो देखने को तो वैसे ग्रे ग्रे ही दिख रहा है बट ग्रे के साथ ही वाइट भी है। तो इसकी खास बात ये है कि दरअसल अफगानिस्तान की जो उत्तरी सीमा है उस उत्तरी सीमा के साथ साथ एक नदी बहती है जो इसकी सीमा पे विभाजक बनी हुई है और इस सीमा पे विभाजक बनी हुई है अमू दरिया नदी। अब दरअसल अमू दरिया नदी इसकी सीमा के साथ साथ बहती है और सीमा के साथ बहने की वजह से ही अमू दरिया नदी के नीचे एक मैदानी क्षेत्र बना हुआ है जिसे एक उपजाऊ क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी उपजाऊ भूमि की वजह से यहाँ पर जो मैदान है वो मैदान उपजाऊ है। लेकिन मैदान होने के साथ साथ ही ये जो मज़ार ए शरीफ है इसको अर्ध रेगिस्तानी स्थिति के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। तो मज़ार ए शरीफ को पूरी तरह से रेगिस्तान नहीं करेंगे लेकिन हाँ ये मैदानी क्षेत्र कहा जाता है और इसको अर्ध रेगिस्तान के रूप में कंसिडर भी कर लिया जाता है। बट इसको मैदान समझिएगा और साथ ही ये जो है इसके दोनों के दोनों रेगिस्तान है। इसके अलावा इसका एक और रेगिस्तान है बट इसका जो एक और रेगिस्तान है वो दक्षिणी हिस्से में है और इस रेगिस्तान को रेगिस्तान ही कहा जाता है या रेगिस्तान आपको पढ़ने को मिलेगा। तो
रेगिस्तान, बाकी मोरगो और साथ ही खास मरुस्थल। तो ये 3 इसके खास मरुस्थल हैं, याद रखिएगा, और साथ ही मज़ार शरीफ जो इसका मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा एक और खास स्थिति हम लोग को जो नज़र डालनी है वो है सबसे महत्वपूर्ण इसकी नदियों की स्थिति। किसी भी देश को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम पढ़ते हैं, तो उसकी नदियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप लोगों ने भारत के मामले में भी देखा। अब नदियों के प्रश्न जनरली क्वेश्चंस बनते रहते हैं, हम लोग ये सारी बातें जानते हैं, और कुछ ना कुछ नदियों के बारे में पूछा जाता है। अब इस मामले में अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए, अफगानिस्तान की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है जनरली, वो पढ़ी जाती है अमू दरिया नदी। अब अमू दरिया जो है वो इसकी सबसे उत्तरी नदी भी है। अमू दरिया नदी के अलावा जो इसकी दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है हेलमंद नदी। तो इसकी जो हेलमंद नदी है वो इसके दक्षिण में देखने को मिल जाती है हम लोग को। हेलमंद नदी के अलावा जो इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट नदी है वो है काबुल नदी, और काबुल नदी आप लोग को काबुल में ही देखने को मिलेगी। काबुल नदी के अलावा इसकी कुछ और नदियां भी हैं प्रमुख, जैसे कि जनरली पढ़नी जाती है, जो है फरारू, हरीरू, ये 2 नदियां भी इसकी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मोरहब नदी। तो ये सारी नदियों को हम लोग को समझना जानना है। तो सबसे पहले समझते हैं अमू दरिया। तो अमू दरिया के बारे में आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि दरअसल अमू दरिया इस मामले में खास है कि ये मध्य एशिया के साथ अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, यानी कि अमू दरिया के उस तरफ का जो हिस्सा है वो पूरा मध्य एशिया कंसीडर किया जाता है, और अमू दरिया नदी के नीचे होने की वजह से ही अफगानिस्तान के लिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान दक्षिणी मध्य एशिया का हिस्सा है। तो इसी पूरे के पूरे मामले में समझिए कि पूरी जो सीमा बन रही है उत्तर पे, वो अमू दरिया नदी बनाती हुई जा रही है, और अमू दरिया की स्थिति अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पे कुछ इस प्रकार की है। तो मैं मार्क करता रहूंगा जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। और अमू दरिया नदी अफगानिस्तान की सीमा के साथ बहते हुए जब ये पहुंचती है, अमू दरिया नदी तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर, तो तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बहते हुए ये प्रवेश कर जाती है तुर्कमेनिस्तान पे, और तुर्कमेनिस्तान में प्रवेश करने के बाद फिर यही नदी उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच की सीमा बनाने का काम भी करती है। तो खास नदी है अमू दरिया, खास तौर पे अफगानिस्तान और मध्य एशिया को अलग कर रही है, वहीं उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी अलग कर रही है। तो इसलिए ये नदी बहुत ज़्यादा खास है, आप लोग को इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसका उद्गम होता है ताजिकिस्तान या अफगानी सीमा के मामले में, ताजिकिस्तान और अफगान सीमा पर इसका उद्गम होता है, और यहाँ पर इसका उद्गम के लिए जो पॉइंट माना जाता है वो माना जाता है वाक्श नदी का। इसके साथ साथ ही यहाँ से बहती है, और बहते हुए आगे अफगानिस्तान के कंसिडर करें चीज़ों को, तो पता चलता है कि ये तुर्कमेनिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और तुर्कमेनिस्तान में प्रवेश करने के बाद फिर ये आगे बहती रहती है। इसके साथ ही ये बात भी देखने वाली है कि ये चीज़ भी सोचिए कि इसका अंत कहाँ होता है। तो इसका अंत होता है अराल सागर में। तो अराल सागर में इसका जो अंत है वो उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान सीमा पे ही कंसीडर किया जाता है आगे जाकर। ठीक, तो विशेष है बहुत ज़्यादा, और एक अंतर्राष्ट्रीय जल स्रोत बना हुआ है, कई देशों के साथ जुड़ी हुई है ये नदी। तो सभी चीज़ें जो है इसकी वो कनेक्टेड है। इसके अलावा आगे की बात समझें दूसरी नदी की, वो है हेलमंद नदी। तो हेलमंद नदी इसकी एक इंपॉर्टेंट नदी ही मानी जाती है, और दूसरी खास बात यह कि हेलमंद नदी इसकी सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, तो एक तरफ जहां अमू दरिया की सीमा के मामले में महत्वपूर्ण है, वहीं हेलमंद नदी सबसे लंबी नदी है अफगानिस्तान की, और ये बहती हुई आगे बढ़ती हुई ईरान में प्रवेश कर जाती है। इसका जो उद्गम होता है वो हिंदू कुश पर्वत से होता है, और हिंदू कुश पर्वत से उद्गम होने के बाद ये नदी सबसे लंबी नदी बन जाती है अफगानिस्तान की। हालांकि इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी इससे आकर के मिल जाती है। तो सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी, हिंदू कुश पर्वत से इसका उद्गम होता है, और अफगानिस्तान के हेरात क्षेत्र में इसका उद्गम होता है, जहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके साथ ही ये नदी अफगानिस्तान में तो बहती है, पर अफगानिस्तान में बहते बहते आ जाती है ये ईरान में, और इसका जो अंत होता है वो अफगानिस्तान और ईरान सीमा पर आकर सिस्तान झील में होता है। तो यहाँ पर आकर के सिस्तान झील बनाती है, और वहाँ पर आकर के इस नदी का अंत बिंदु मान लिया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है 1150 किलोमीटर के लंबा सफर ये अफगानिस्तान के अंदर ही तय करती है। इसके साथ ही अगली इंपॉर्टेंट नदी है इसकी काबुल नदी। तो काबुल नदी का जो उद्गम है वो भी हिंदू कुश पर्वत से ही होता है। तो हिंदू कुश पर्वत से ही निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसके साथ साथ काबुल प्रांत भी है। तो काबुल नदी है काबुल प्रांत से ही निकलती है हिंदू कुश पर्वत से। लेकिन इसका जो अंत है वो अंत होता है जाकर इसका पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में आकर ये मिल जाती है सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी में आकर फिर इसका अंत हो जाता है। उसके बाद जो इसका जल है फिर वो सारा सिंधु नदी में ही विलीन हो जाता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए ही ये नदी महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण नदी है इसकी फराहरू नदी। तो फराहरू और हरीरू ये दोनों नदियां जनरली आपको पढ़नी होती है। तो जो हरीरू नदी है, हरीरू नदी की दरअसल कहानी भी इसी प्रकार है कि उसका उद्गम भी हिंदू कुश वाले क्षेत्र से ही होता है, और हिंदू कुश पर्वत के क्षेत्र से निकलने के बाद में हरीरू नदी पश्चिम दिशा में बहती हुई आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए जाकर के ये ईरान में अंत इस नदी का हो जाता है। तो अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर रेगिस्तान में क्षेत्र में जाकर के ये पूरी
नदी समाप्त हो जाती है। तो बिल्कुल सीमा पर जाकर नदियां समाप्त हो जा रही है, पता चल जा रहा है। एक छोटी नदी है लेकिन उसके बावजूद भी ये महत्वपूर्ण नदी है। और जो फराहरू नदी है, फराहरू नदी की भी स्थिति यही है कि फराह प्रांत से इसका उद्गम होता है, फराह प्रांत से उद्गम होता है और हिंदू कुश पर्वत से इसका उद्गम होता है। और हिंदू कुश पर्वत से उद्गम होने के बाद ये नदी थोड़ा सा अच्छा खासा सफ़र तय करती है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में सफ़र तय करने के बाद ये नदी जाकर एक मरुस्थलीय क्षेत्र जिसको कहा जाता है दाश्त ए मार्गो, ठीक है। जैसा कि मरुस्थल मैंने आप लोग को बताया था ना, अभी ये जो मरुस्थल है यहाँ पर वो मरुस्थल है मार्गो मरुस्थल, तो उसको दाश्त ए मार्गो मरुस्थल भी कहा जाता है। तो इस मरुस्थल में आकर के ये नदी अपना जल छोड़ देती है और इस नदी का अंत बिंदु यहीं पे ही मान लिया जाता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर कुछ झीलें भी पाई जाती हैं। तो यहाँ जो प्रमुख झील पाई जाती है उसको कहा जाता है बंद ए अमीर। और बंद ए अमीर वैसे आपको मानचित्र में नहीं दिखेगी, लेकिन ये यहाँ पर एक बहुत छोटी सी झील है और ये इसकी खास बात ये है कि ये बामियान प्रांत में है और 6 खूबसूरत नीली झीलों की एक श्रृंखला है यहाँ पर। तो सबसे प्रमुख जो इसकी झील है वो बंद ए अमीर है। तो इसी के साथ जो महत्वपूर्ण बातें हमें डिस्कस करनी थी अफगानिस्तान के बारे में, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे बिंदु यहाँ पर कवर किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और इसके बावजूद अगर कोई डाउट है आप लोग, तो अपने डाउट को आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें समझ ली हैं अफगानिस्तान की, तो देखिए हम लोगों ने अफगानिस्तान नदियों को समझा, इसके मरुस्थल को समझा और उसके मैदान को समझा। इसके साथ ही हम लोगों ने इसके प्रमुख पर्वतों को भी समझा और इसके साथ ही हम लोगों ने इसके दर्रों को भी समझ लिया और इसकी एक्चुअल जो लोकेशन है वैश्विक परिदृश्य में और इसके जो निकटवर्ती देश हैं वो सब भी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो सारी महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है। अब जब सब कुछ पढ़ लिया है आप लोगों ने, तो अब आप लोग को देना होगा कुछ खास प्रश्नों का उत्तर। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग के लिए यह है जिसका आपको आंसर देना है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टेस्ट योरसेल्फ इन मैप, और मैप में टेस्ट करते हुए बताइए कितने लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो अब फिलहाल 3 के बाद जो आप लोग का जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो ये चौथा क्वेश्चन है और उसके अलावा आप लोग का ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन अब तक आप लोग के आ चुके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और इनके सभी के आंसर कमेंट जरूर करने, जिससे कि पता चले कि हाँ आप लोग को कितनी सारी चीज़ें कितने अच्छे से क्लियर हुई है। इन सभी बातों को समझने के अलावा अगर आप लोग द हिंदू की क्लास चाहते हैं एक अच्छे न्यूज़ एनालिसिस के लिए, एडिटोरियल डिस्कशन के लिए, तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, जहाँ हम लोग रोज़ द हिंदू का एक अच्छा डिस्कशन करते हैं हिंदी भाषा में। आप लोग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा और खास रहेगा। इसके साथ ही आप लोग जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के एक नए शुरू हो रहे बैच में। तो स्टडी IQ के दरअसल एक नया बैच शुरू हो रहा है और वो शुरू हो रहा है 9 सितंबर से शाम को 6 बजे। तो शाम 6 बजे इस बैच में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है और प्रतिज्ञा प्लस बैच हमारा सितंबर का बैच है। और इस बैच की खास बात यह है कि यहाँ आप लोग को KL लाइव कोड यूज़ करने से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जा रहा है। और फिलहाल जो फीस है यहाँ पर वो 24,999 आपको पे करनी है अगर आप KL लाइव कोड यूज़ करते हैं उस कंडीशन में। तो फिलहाल जो 2026, 27 और 28 के लिए बैच चल रहे हैं वो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में भी चल रहे हैं। इन बैचेस की खास बात यह है कि आप लोग को मिलती हैं 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं और इन कक्षाओं में आप लोग का प्रीलिम्स, मेंस और साथ ही इंटरव्यू तक की सारी तैयारियां करवाई जाती है। पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाता है और सिलेबस कवर करने के साथ ही आप लोग को यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, करंट अफेयर भी करवाया जाता है, जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सुविधा मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप की। और इस मेंटरशिप में आप लोग को ये बताया जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, तैयारी के लिए मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। वो मार्गदर्शन आपको 1-to-1 मेंटरशिप में मिलता है। इसके अलावा आप लोग को कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लोग को स्टडी मटेरियल की परेशानी ना हो। और आप लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आप खुद को एवेल्युएट भी कर सकें। और वीकली आप लोग के जो टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, जो डेली क्विज होते हैं, वो तो आपको मदद करते ही हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं मंथली, तो आप लोग को 11,000 का कैश प्राइज भी मिलता है और आप लोग की पूरी फीस भी रिफंड कर दी जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो देर नहीं करनी है। 9 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, समय कम है, इसलिए एनरोल कीजिए आज ही खुद को इन बैच के अंदर। एंड फिलहाल इसके अलावा आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एक्स पे, और जितने भी लोगों को चाहिए PDF, तो PDF लेने के लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप QR कोड का स्कैन करके पहुंच सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया भी। तो बस आज के लिए इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी चाहिए थी हमारे इस मैप इन न्यूज़ के प्रोग्राम में, वो सब हो गई है कंप्लीट। बाकी बातें करेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।